पश्चिम बंगाल में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इसी के मद्देनज़र आज पश्चिम बंगाल के बर्दवान ज़िले में ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अहमद अली वारसी के नेतृत्व में बर्दवान शाखा की ओर से इमामों का एक सभा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बर्दवान दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार खोकोन दास के समर्थन में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ज़िले के तमाम इमामों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने हिमायत भरे अंदाज में कहा कि दक्षिण विधानसभा सीट से खोकोन दास ही हमारे लिए बेहतर कैंडिडेट हैं और इनकी नेतृत्व में हमारा विधानसभा क्षेत्र उन्नति करेगा। वहीं इस मौके पर प्रेसिडेंट अहमद अली वारसी ने कहा कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है और बंगाल के लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ममता बनर्जी की 10 साल कार्यकाल में बंगाल में हर वर्ग के लोगों का कल्याण हुआ है। वहीं इस दौरान प्रत्याशी खोकोन दास गुप्ता के अलावा सिगरेट कल मस्जिद के इमाम शमीम वारसी, बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अहमद अली वारसी और कई उलमा हजरात मौजूद थे। बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है, हमको मरहम लगाने की जरूरत है। इसलिए बंगाल के लोगों, बंगाल के हिंदू मुसलमान भाइयों, सिख ईसाई भाइयों, प्रोग्रामों का सर कुचलने का वक्त आ गया है। इनका सर कुचलिए और गुजरात हुए इस व्यापारी को गुजरात वापस भेजिए। और ये वापस कब जाएगा? ये वापस तभी आएगा जब हम एकजुट होकर अपने वोट की ताकत के जरिए से इनको अपनी ताकत दिखाएं और एकजुट होकर हम यहाँ के टीएमसी के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाए। इसलिए कि यही वो लोग हैं जो इन भारत के स्टेज पर बैठे हुए जनाब वक्त बहुत हो चुका, असर का नमाज का वक्त करीब आ रहा है। पूरे बंगाल में 63,000 इमाम मौजूद जो आज वजीफा पा रहे हैं अंडर बोर्ड ऑफ औकाफ, जिसका मैं सदर हूँ और इसका फाउंडर मेंबर भी। पूर्व बर्दवान में 1800 मौजूद इमाम और 1400 मौजूद है। ये सिर्फ एक ब्लॉक कमेटी है, लेकिन हम शमशेर साहब से ये गुजारिश करेंगे कि हर ब्लॉक में या तो पूरे जिला का एक सम्मेलन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखाई दे रहा। ये आज वक्त की जरूरत है हमारे इमाम हजरात को। कौम के सरबराह हैं, कौम के सरताज हैं आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है अपने कौम को समझाने की। इसलिए कि मुल्क बचेगा, संविधान बचेगा तो मुल्क बचेगा। आज मगरबी बंगाल का इलेक्शन आप मत समझिए, ये पूरे हिंदुस्तान की निगाह मगरबी बंगाल के ऊपर है और मगरबी बंगाल नहीं पूरे दुनिया की निगाह हिंदुस्तान पे है कि अगर मगरबी बंगाल का सेक्टर वजीर आला ममता बनर्जी अगर अपनी हुकूमत को बचा पाती है और यहाँ के आवाम उनके हाथ को मजबूत करके सेकुलरिज्म का अगर मिसाल पेश कर देते हैं तो आने वाले दिन में हिंदुस्तान भी आबाद होगा। आज जो साहिब कुर्सी है कल नहीं होगी, किराएदार है, साथी मकान थोड़ी है। सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जितना हकदार आप हैं उतना ही हकदार वो है। किस तरह कभी 5 जिला में फजर की अजान पे पाबंदी हुई यूपी में, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बनारस, फतेहपुर और मऊ। क्या कि फजर के अजान में एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को तकलीफ हो रहा था फजर के अजान से, इसलिए 5 जिला में अजान बंद। तरह तरह से आज यूपी के मुसलमान से जाके पूछिए कि आप किस हाल में हैं। 32,000 मदरसा बंद हो रहा है। 700 मदरसा जो आसाम में 70 साल से चल रहा था वहां बंद हो गया। 700 मदरसा बंद हो गया। एनआरसी सीए के नाम पे
20 लाख डिटेंशन सेंटर में है। आज ममता बनर्जी का यही मशहूर है कि अक़लियत हर कौम की हिफाजत करती है, ये उनका मशहूर है। इस असूल का सजा वो भुगतती है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनका कोई बड़ा जायदाद नहीं है, कोई औलाद नहीं है, एक तन्हा औरत पूरे हिंदुस्तान के फिरकापरस्त ताकत से लड़ रही है। क्या ये हमारी फर्ज है, मेरा जिम्मेदारी नहीं है कि हमें उनके हाथ को मजबूत करने के लिए, अपने बंगाल को बचाने के लिए? या एक साहब ने कहा था कि हमारे वजूद की लड़ाई है, हकीकत मानव में वजूद की लड़ाई है। अगर बंगाल बचता है, आप बोलिए कोई कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखो और 7 साल के मोदी का सरकार का रिपोर्ट कार्ड को उठा के देखिए, इसमें खाली बेचना, खाली धोखा, खाली फरेब, खाली मक्कारी है। और इस 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में ईमानदारी के साथ बच्चा पैदा होने से पहले और मरने तक का इंतजाम ममता बनर्जी ने किया है। कौन से काम बाकी रह गया है? जो नया नहीं आपको मिला है, सबसे बड़ा आपको सम्मान मिला। आज पबरी बंगाल में आप फख्र के साथ सर उठा के टोपी दाढ़ी रख के आप आजाद घूम रहे हैं। कोई आपको मॉब लिंचिंग नहीं हो रहा, कोई बता नहीं सकता कि पबरी बंगाल में मॉब लिंचिंग हुआ है। अभी गाजियाबाद में फिर मॉब लिंचिंग हुआ, कहीं पर दोस्त के नाम पर, कहीं पर जिस तरह से चाह रहे हैं आप सता रहे हैं। इस जुल्म को के खात्मा के लिए आपको अमली जामा पहनना होगा, अपने कौम को बताना होगा कि हक क्या है, बातिल क्या है। इसलिए आने वाले दिन में अपनी नेत्री मोहतरमा ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करें, इस सरकार को बचाने की कोशिश करें हर तरह से। आपका ही कोई पाबंदी नहीं है कि आप अपने कौम से खिताब नहीं कर सकते, अपने कौम को समझा नहीं सकते कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसकी पूरी आजादी। और शमशेर भाई आपसे गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके, जहां जहां अपने कैंडिडेट है वहां जितना जल्दी हो सके आप मीटिंग कराइए और इमाम मुअज्जिन हजरात को बुलाइए और उनको अपना उनका कोई फर्जी जिम्मेदारी जो है उनके सपोर्ट कीजिए, ताकि वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुतबे से पहले जो आप तकरीर करते हैं उसमें अपनी बात को रखें, ताकि आपका कोई वोट जाया ना हो। बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, पूरे बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इसको आप सोचिए, संजीदगी से सोचिए। आने वाला दौर खुदा ना खास्ते अगर कुछ गलत हुआ, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, अगर एक लम्हा के लिए हम खता करेंगे तो इसकी सजा 5 साल हमको भुगतना होगा, और वो कैसा दौर होगा ये हम बता नहीं सकते। इसलिए वक्त है, होश में आइए और खिदमत की कीजिए। यही बोल के अपनी बात को खत्म करें। धन्यवाद। বাংলার উন্নয়ন আমরা 10 বছর ধরে আমাদের সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বাংলা জুড়ে উন্নয়ন করেছেন এবং বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে 64টা প্রকল্প ঘোষণা করে যেভাবে বাংলার মা বোন থেকে দাদা ভাই থেকে সবার মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, সেই উন্নয়নকে সামনে রেখেই এবার আমরা নির্বাচনে লড়ছি এবং সামনের দিনে আমরা মনে করি তৃতীয়বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন এবং বাংলায় আরও উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যাবে। যেটা সেই কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করবেন, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন সেটা করেন, আর অন্য এই সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি যা বলেন তার উল্টোটা করেন। নরেন্দ্র মোদী আজকে আমাদের রাজ্যে ভোটের খেলা খেলতে এসে সমস্ত ইস্তাহারে বলে দিল এই করে দেবো সেই করে দেবো। নরেন্দ্র মোদী 2বার লোকসভা নির্বাচনে জিতলেন, একটা প্রতিশ্রুতি পালন করেছে? একটা বাংলার মানুষ বলবে 7 বছর আজ নরেন্দ্র মোদী দিল্লির গদিতে আছে, বাংলার একটা মানুষ উপকৃত হয়েছে, একটা মানুষের বাড়ি হয়েছে, একটা মানুষের পায়খানা বাথরুম হয়েছে, একটা মানুষ লোন পেয়েছে? সমস্ত মিথ্যা কথা। আর আজকে নতুন করে কর্মসংস্থান হওয়ার তো ব্যাপারই নাই, 13 কোটি মানুষ আবার নতুন করে আবার কর্ম হারিয়ে আজকে আবার বেকার সংখ্যা আরও বাড়ল এই নরেন্দ্র মোদীর আমলে। আজকে নরেন্দ্র মোদী করোনা গেল 9 মাস ধরে, তার কোনো ভূমিকা আছে ভারতবর্ষে? আজকে সে যেভাবে ভারতের মানুষ, কত মানুষ করোনায় মারা গেল, কিন্তু প্রথম দিক থেকে যদি নরেন্দ্র মোদী এই করোনায় ধরতেন যে না আমার ভারতের মানুষ যাতে মারা না যায়, সেই চেষ্টা করতেন, তাহলে আজকে এত মানুষ মারা যেত না। তিনি যখন সব
সারা ভারতবর্ষব্যাপী করোনা ছড়িয়ে গেল, তখন তিনি নামলেন। আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেদিন বাংলায় করোনা ঘোষণা হয়েছে সেই দিন থেকে মাঠে ময়দানে নেমে পড়েছেন বাংলার মানুষের জন্য, বাংলার মানুষের পাশে। একদিকে তাদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন, আর একদিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, আর একদিকে মানুষকে সতর্কভাবে থাকতে বলেছেন যে একসঙ্গে লোক জমায়েত না করে ছোট ছোটোভাবে আপনারা থাকুন, যাতে করোনা বিরাট আকারে বাংলার বুকে না ছড়ায়। সেটা একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করছে। এটা ভারতবর্ষের কোনো প্রধানমন্ত্রী, কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা যায় নাই যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করোনার সঙ্গে সময় করছে। তাই আমরা মনে করি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় আবার আসুক, বাংলা ভালো থাকবে, বাংলার মানুষ ভালো থাকবে। বর্ধমান দক্ষিণে আমি জিতব। আপনি রাস্তায় যান, 10টা লোককে জিজ্ঞাসা করুন কাকে ভোট দেবেন, 9টা লোক বলবে আমরা খোকন দাসকে ভোট দেবো। কারণ একদিকে আমি তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী, আর একদিকে আমি সারা বছর ধরে মানুষের জন্য কাজ করি। সেই মানুষরা কেউ আমাকে হারাতে চাইবে না। তারা জানবে খোকন দাসের মতো প্রার্থী যদি এখানে বিধায়ক হয় তাহলে বর্ধমানের মানুষ অনেক ভালো থাকবে, এবং ভালো রাখার দায়িত্ব আমার। মানুষ আবার কাছেই বার্তা দেব যে আমাদের দল ধর্মনিরপেক্ষ দল তৃণমূল কংগ্রেস, এবং সমস্ত মানুষরা যাতে আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের ভোট দেয়। আজকে আমরা ইমাম সাহেবদের নিয়ে মিটিং করেছি, দুদিন আগে আমরা সর্বমঙ্গলা বাড়ির সমস্ত পুরোহিতদের নিয়ে মিটিং করেছি। এটাই তো আমাদের কাজ। তৃণমূল কংগ্রেস তো ধর্মনিরপেক্ষ, এরা তো কোনো জাতপাতের রাজনীতি করে না যেটা আজকে বিজেপি করছে। তারা তো একটা ধর্মকে নিয়ে তারা রাজনীতি করতে চাচ্ছে, তারা হিন্দু হিন্দু বলে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু সকাল হলে আমার ছেলে মেয়ে কী খাবে, আমার মা বাবা কী খাবে, সেটাই আজকে আমার কাছে সবথেকে বড় ব্যাপার। আমার কাছে জয় শ্রীরামটা বড় ব্যাপার না। আমরা চাই আমার ছেলে মেয়ে ভালো থাকুক, ছেলে মেয়ে শিক্ষিত হোক, আমার মা বাবার মুখে দুমুঠো খাবার দিতে পারি, সেটাই করতে পারি। বিজেপি সেটা করেছে। বিজেপি 7 বছর ভারতবর্ষের জন্য কিছু করেছে? ধর্মের রাজনীতি করে আজকে মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মিথ্যা ইস্তার প্রকাশ করে আজকে মানুষকে মানুষের সঙ্গে লড়াই করে দিয়ে আজকে তিনি ক্ষমতায় আসতে চাইছেন। এ ক্ষমতা কোনো দিন দীর্ঘস্থায়ী থাকতে পারে না। আজকে এত বড় একটা ইস্যু কৃষকদের, আজকে পারল মিটাতে? 86টা কৃষক দিল্লির বুকে আন্দোলন করতে গিয়ে মারা গেল। কোথায় নরেন্দ্র মোদী? কেন কৃষকদের ব্যাপার সমস্যা সমাধান করতে পারলে না? কৃষি বিল এনে আজকে কৃষকদের শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করলেন এই নরেন্দ্র মোদী সরকার। আর তিনি মানুষের ভালো করবেন? তিনি মানুষের ভালো কোনো দিন করেন নাই, কোনো দিন করবেন। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষের গদি থেকে নরেন্দ্র মোদীর পরাজিত হয়ে নতুন ভারতবর্ষের নতুন কোনো সরকার ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হোক। ये आज ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन का मीटिंग था, लेकिन ये मीटिंग सिर्फ एक ब्लॉक का था। हमारे बर्दवान, पूर्व बर्दवान डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट इमाम शमशेर आलम साहब भी मौजूद हैं, और इन्हीं के बुलावे पे हम लोग आए थे। यहाँ पे कैंडिडेट भी थे खोकन दास साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, और हम लोगों की पूरी कोशिश ये रहेगी कि वो काफ़ी वोटों से जीते। और पूरे बर्दवान में ये दिखाई दे रहा है कि जैसे पहले तृणमूल कांग्रेस के लोग जीतते थे, इस बार भी जीतेंगे। ऐसे कोई बात नहीं है कि यहाँ से कोई ये है। आखिर क्या कारण है कि आप लोग पूरा इमामों का जितना संगठन है खुल के ममता बनर्जी की पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए कि ममता बनर्जी वाहिद एक ऐसी लीडर हैं जो हर मज़हब का ख्याल रखती हैं, हर धर्म का ख्याल रखती हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक नज़र से देखती हैं। इसलिए मेरा अपनी ज़ाती राय है, और इमाम और मुअज्जिन के लिए हमेशा उन्होंने ख्याल किया। आज जो 63,000 इमाम और मुअज्जिन वक्फ बोर्ड के ज़रिए से जो वजीफ़ा पाते हैं, इसमें बहुत बड़ा ममता बनर्जी का योगदान है। और आइंदा भी ज़्यादा से ज़्यादा वो इमाम और मुअज्जिन का ख्याल करेंगी, जिस तरह से सबका पुरोहित का ख्याल करती हैं, इमाम और मुअज्जिन का भी ख्याल करेंगी, और सारे मज़ाहिब के लोगों को लेके साथ चलती हैं। चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये बताएं सर कि अभी टीएमसी ने जो अपना इंतखाबी मंशूर निर्वाचनी इश्तहार जारी किया, मुसलमानों के लिए कुछ खास बात नहीं था, क्यों? ऐसा है कि आप या तो सही ढंग से पढ़ा नहीं होगा। 10 साला जो रिपोर्ट कार्ड है, जो अभी 63 जो इश्यूज़ पे ममता बनर्जी फोकस ज़्यादा किया है, उसमें कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिस पे उन्होंने ख्याल नहीं किया। उसको गौर से पढ़िए, और हर मज़ाहिब के,
हर धर्म के लोगों का ख्याल रखा है। मुस्लिम जो होते हैं कैंडिडेट वो भी इस बार कम है। हाँ, 2016 में टीएमसी ने 56 लोगों को दिया था, इस बार 42 लोगों को दिया जो मुस्लिम कैंडिडेट। आखिर क्यों ऐसा है? नहीं, पीके को तो बोलना गलत है ना। ऐसा है कि उन्होंने जो मुनासिब समझा कि जितना जीतने वाला कैंडिडेट हो उसको टिकट दिया गया, हारने वालों को टिकट नहीं दिया गया है। ये उनका अपना ये है, और इससे कोई किसी को नाराज़गी नहीं है कि कम टिकट मिला है। जो काम हम करते हैं वही काम दूसरे लोग करेंगे। है तो मेरे भाई, उनका भी बराबर का हक है। बर्दवान जिला में माइनॉरिटीज़ का अच्छा खासा वोट है, तो इस बार क्या होने वाला है? जैसा पहले हुआ है इस बार भी वैसे ही होगा। देखिए, ममता बनर्जी के साथ बर्दवान हो या 23 ज़िला हो, किसी ज़िला में इमाम और मुअज्जिन हो या सारे माइनॉरिटी के लोग हों या ST/CG के लोग हो या पिछड़ा वर्ग हो, सबके जहन में ये बात है कि अगर बंगाल को अच्छा और अमन पसंद स्टेट रखना है तो मोहतरमा ममता बनर्जी को वोट दे के कामयाब बनाना होगा और तीसरी बार वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठाना होगा। इसलिए कि हिंदुस्तान पूरे फ़िरका परस्ती से घिरा हुआ है और नरेंद्र मोदी की सरकार हर चीज़ को बेच रही है। रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोल बेच दिया, कोई चीज़ बाकी नहीं है। आखिर में बचेगा पूरा हिंदुस्तान को। ईस्ट इंडिया जैसे ख़रीदा था सब, उसी तरह से बैंक बेच दिया। कोई ऐसा चीज़ बाकी नहीं है जिस पे उसकी निगाह नहीं है कि सबको बेच के हिंदुस्तान को गुलाम। आज हिंदुस्तान में 3.5 महीने का अरसा हो रहा है किसान रोड पर खड़ा है। 350 से ज़्यादा लोग किसान हमारे शहीद हुए। उनके लिए एक लफ्ज़ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी के पास मौका नहीं है। और पूरे बंगाल को कब्ज़ा करने के लिए पूरा दिल्ली का कैबिनेट, पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी जितने रियासतें हैं, सबके वज़ीर आला यहाँ पे आके धर्म की बात करते हैं, तो टुकड़ों की बात करते हैं, तफरका की बात करते हैं। और किसान बेचारा रोड पे खड़ा है, उसके लिए कोई इंसाफ की बात नहीं करता जो अन्नदाता है। हमारा मीटिंग पिछले 1 हफ्ते से हो रहे हैं। हमारा पार्टी जो है इस सब धर्म के लिए समान नज़र से देखते हैं। एक दिन हमारा मीटिंग हुआ, इस मंच पर बर्धमान शहर का जितना पुरोहित है, मंदिर का जो पुजारी है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमारा उम्मीदवार यहाँ बैठे थे। साथ ही साथ आज का दिन तय किया गया था कि हमारा जितना इमाम साहब है उनका भी दुआ उनका ज़रूरत है, इसलिए कि इस चुनाव में जनता वोट देते हैं, इसमें कोई मजहब का बात नहीं है। हर एक मजहब का, हर एक जन का वोट का मूल्य एक ही है, चाहे वो डॉक्टर हो और डकात हो, जो भी हो, सबका वोट का कीमत एक ही है। तो सबका वोट चाहिए, सबका वोट का ऊपर नज़र है हमारा उम्मीदवार का, हमारा यहाँ का प्रत्याशी जो है खोकन दास जी का। और खोकन दास जी ऐसे भी बर्धमान शहर में सभी जनों का अपन जन है। वो ना केवल हिंदू का ही दोस्त है, यार है, वो बल्कि साथ साथ ईसाई का भी है, मुसलमान का भी है, जैन का भी है। बर्धमान शहर में सभी धर्म का लोग बसते हैं। आप जन जन से अगर पूछते, हर एक धर्म का, हर एक मजहब का, हर एक जन कहेगा कि खोकन दास उनका अपना आदमी है। खोकन दास को तृणमूल कांग्रेस का प्रत्याशी का बाद भी वो अपना चेहरा का ऊपर उनका वोट आएगा। और हमारा ये कहने का मतलब है कि बर्धमान शहर का हर एक धर्म का हर एक व्यक्ति खोकन दास के लिए जी जान गवा देंगे।